जाती है। ये मूवेबल पार्ट मेन स्केल पर दाएं बाएं हरकत करता है। इस छोटे से पहिए को अंगूठे की मदद से घुमाया जाता है तो ये वर्नियर स्केल इस मेन स्केल पर हरकत करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि रोए ज़मीन की अफजल तरीन हस्ती हैं। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हाल है बच्चों? डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए फर्स्ट यूनिट से ये तीसरी वीडियो है जो इंतहाई अहम क्वेश्चन और MCQs हैं और इसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। इस वीडियो के बाद एक वीडियो मैं फर्स्ट यूनिट पर और बनाऊंगा और इन 4 वीडियो से जो बोर्ड के पेपर्स हैं, किसी भी बोर्ड, पंजाब के किसी भी बोर्ड से आप हों, आपकी सिलेक्शन मुकम्मल हो जाएगी। तो बच्चों, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके सामने वीडियो आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसमें मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो बच्चों, आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो प्लीज़ ये काम ज़रूर कर दें। तो आइए सवालात को शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी। मंदरजा झेल में बुनियादी मिकदार है। डियर स्टूडेंट्स, बुनियादी मिकदार का पूछा गया है तो इसका मतलब है कि इन 4 ऑप्शन में से 3 जो हैं वो बेस क्वांटिटी नहीं होगी, लेकिन एक बेस क्वांटिटी होगी। फोर्स, स्पीड, एरिया, डिस्टेंस। डिस्टेंस बच्चों, आप इसकी डेफिनेशन जानते हैं, द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई, तो इसका मतलब है ये बेस क्वांटिटी है। बेस यूनिट इज, बुनियादी यूनिट। 3 इनमें माखूज यूनिट होंगे। अब हम देखते हैं, वाट पावर का यूनिट है, माखूज यूनिट है। न्यूटन भी माखूज है, फोर्स का यूनिट। इसी तरह पास्कल भी माखूज यूनिट है, प्रेशर का। लेकिन मोल, शय की मिकदार, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बेस यूनिट है। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स, इस MCQ को समझ लें कि 1 क्यूबिक मीटर कितने लीटर के इक्वल होता है। अब क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है और हमें ये लीटर में बताना है कि ये कितने लीटर वॉल्यूम के बराबर होगा। क्यूबिक मीटर होता क्या है स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई ऐसा बर्तन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1 मीटर है, यानी 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा। तो एक ऐसा टब है, तालाब नुमा कोई ऐसा हमारे पास कंटेनर है, बर्तन है। अगर हम उसमें कोई लिक्विड डालें, जैसे पानी डालें, तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। यानी 1 क्यूबिक मीटर जो है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू, 200 माइक्रोसेकंड का वक्फा मसावी है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक से ही है ये मारूजी। माइक्रो प्रीफिक्स है, आप जानते ही हैं, और ये होता है 10⁻⁻⁶। अब अगर 200 को आप कर लें 2 × 10 की ताकत 2, यानी 2 × 100, 2 × 100। अब 100 10⁻² होता है। अब 10⁻² और -6, जब ये पावर एक ही 10 पर इकट्ठी होंगी तो -4 बच जाएगी, यानी 2 × 10⁻⁻4 सेकेंड। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में जो है हमें बताना है। हम देखते सेंटीमीटर भी हैं ऑप्शन में, मिलीमीटर भी हैं। पिछली वीडियो में मैंने 3 पैमाइशी आलात के लीस्ट काउंट बताए थे कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है, यानी ये मिलीमीटर के 10वें हिस्से को मैयर करता है। अब अगर इसे सेंटीमीटर में बदलें तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये 0.01 cm बन जाएगा। यानी पहला ऑप्शन इसका जो है ये जवाब होगा कि सेंटीमीटर का ये 100वां हिस्सा होता है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, और मिलीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। क्यों कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर का 100वां और मिलीमीटर का 10वां। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00580 इज। पिछली वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल पढ़े थे।
तो उसमें हमने एक रूल ये देखा था कि पॉइंट से पहले 0 और पॉइंट के बाद 0, अगर कोई हिंसा डिजिट ना आया हो, 0 आ रहे हो पहले, तो ये डेसिमल पॉइंट के लिए यानी आशारिया के ये प्लेस होल्डर होते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। यानी यहाँ आप देखते हैं 0.00, तो पॉइंट से पहले का एक 0 और पॉइंट के बाद 2 0, ये नॉन सिग्निफिकेंट हैं। अलबत्ता आगे जो ये 2 डिजिट हैं 5 और 8, ये सिग्निफिकेंट हैं और आखिरी 0 भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इस तरह से इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज करने के बाद अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एटॉमिक फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तारीफ करें। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। यानी एटम की साख्त और उनकी खसूसियात का मुताला एटॉमिक फिजिक्स है। एटॉमिक फिजिक्स फिजिक्स की ब्रांच है और इसमें एटम की साख्त और उसके खास का मुताला किया जाता है। नाम से ही जाहिर है बच्चों, एटॉमिक एटम से है, तो इसमें एटम की साख्त को समझा जाता है, पढ़ा जाता है और उसके खास का मुताला किया जाता है। और दूसरी डिफाइन जो पूछी गई है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली से है यानी इलेक्ट्रिक करंट से है, मैग्नेटिज्म मैग्नेट से है। इट इज द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, आप 10वीं में पढ़ेंगे कि ये चार्जेस की मोशन की वजह से पैदा होता है। अब चार्ज रेस्ट में हो या मोशन में हो, उनकी स्टडी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएगी। देयर इफेक्ट्स, यानी वो चार्जेस जो है रेस्ट में है या मोशन में है तो उनके असरात क्या है, एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और मकनातीस से उनका क्या रिलेशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। फिजिक्स की इस ब्रांच में साकिन और मुतहर्रिक चार्जेस और इन चार्जेस के असरात और मैग्नेट के साथ इनके ताल्लुकात को ज़ेरे बहस लाया जाता है। दूसरा सवाल, डिफाइन बेस क्वांटिटीज एंड राइट नेम्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज, इनकी तारीफें आपको अच्छी तरह आती होंगी। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। यानी जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं वो इन बेस क्वांटिटीज से ही ड्राइव की जाती हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई कि बुनियादी मिकदारें वो मिकदारें हैं जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें अक्स की जाती हैं। 7 हैं ये, आप पहली 2 वीडियोस में इनको देखकर आए हैं, अच्छी तरह से समझ कर आए हैं, इनके नाम भी आपने याद किए हैं। तो इनके नाम यहाँ लिखने, तो मैंने नाम के साथ इनके सिंबल भी लिखे हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इनके इस्तेमाल होने वाले जो सिंबल हैं, लेंथ को स्मॉलर एल से, छोटे एल से, मास को एम से, टाइम को छोटे टी से। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से जाहिर किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल एल से, स्मॉलर एल से लेंथ को जाहिर किया जाता है, सिंबल है लेंथ का, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैपिटल एल सिंबल है। टेम्परेचर को कैपिटल टी से और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से, स्मॉलर एन से जाहिर किया जाता है। बुनियादी मिकदारें ऐसी मिकदारें हैं जिनकी बुनियाद पर बाकी तमाम मिकदारें अक्स की जाती हैं। 7 बुनियादी मिकदारें और उनके नाम जैसे आप पहले पढ़ाए, इनके नाम और सिंबल। तो बच्चों, आपको इन 7 मिकदारों के, 7 बुनियादी मिकदारों के नाम आने चाहिए। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस की तरक्की में एसआई यूनिट्स ने क्या किरदार अदा किया है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक ही लाइन में इसका जवाब लिखा है कि इम्पॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट ऑफ साइंस में एसआई यूनिट्स का। एसआई यूनिट्स आर वेरी हेल्पफुल, ये बहुत मददगार हैं, टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। साइंसी और तकनीकी मालूमात के तबादले के लिए एसआई यूनिट्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी में इनका बहुत बड़ा किरदार है और साइंस की तरक्की में इसने बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा डाला है।
साइंस की तरक्की में एसआई यूनिट्स ने अहम किरदार अदा किया है। एसआई यूनिट्स के जरिए ही पूरी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन का तबादला किया जाता है। डियर स्टूडेंट, चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी पैमाइशी आलात में जीरो एरर का इस्तेमाल क्यों जरूरी है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हर पैमाइशी आले में एरर होता है, तो उस एरर को पहले नोट किया जाता है और फिर करेक्शन फैक्टर जो है उस आले पर लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे पास एक स्केल है या मीटर रॉड है, हम उससे किसी शय को मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, लेकिन उस पर जो स्केल बनी हुई है वो दुरुस्त नहीं है। अब 1 मीटर की स्केल है मीटर रॉड पर, लेकिन वो 2 मिलीमीटर ज्यादा काउंट करता है, यानी उससे जो पैमाइश होती है वो 2 मिलीमीटर ज्यादा होती है। हमने किसी उसे और यानी कि अच्छे पैमाइशी मीटर रॉड से उसको जो है कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि ये 2 मिलीमीटर ज्यादा पैमाइश करता है। तो अब हम क्या करेंगे, उस पर एक करेक्शन फैक्टर लगाएंगे कि 1 मीटर की जब भी हम उससे पैमाइश करेंगे उसमें से 2 मिलीमीटर कम करेंगे। जीरो एरर इज नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्टेन एन एक्सट्रीमली करेक्ट वैल्यू बाय मीन्स ऑफ अप्लाइंग जीरो करेक्शन। जीरो एरर का इस्तेमाल पैमाइशी आलात में इसलिए जरूरी है कि जीरो एरर के इस्तेमाल और जीरो करेक्शन की मदद से वो जो पैमाइशी गलती है इम्कान खत्म हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट पर जो मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी उसमें हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो एरर है पॉजिटिव और नेगेटिव एरर वो देखा था, वो सीखा था कि कब पॉजिटिव होता है स्क्रू गेज का एरर, कब नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वर्नियर कैलिपर का एरर बताऊंगा कि वर्नियर कैलिपर का एरर कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। यहाँ आप स्क्रू गेज का पॉजिटिव और नेगेटिव एरर लिख सकते हो, उसी जवाब को यहाँ लिख सकते हो, लेकिन इसे भी लिख सकते हो, जो आपका दिल चाहे आप लिख सकते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर 2 तरह के एरर होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो वर्नियर कैलिपर का ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर है, तो इस पर एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, तो उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर का पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर किस सूरत में हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्नियर कैलिपर आपके सामने है। इसके 2 हिस्से होते हैं और हर हिस्से पर एक स्केल बनी होती है। नीचे ये इसका जो हिस्सा है जो इस पर स्केल बनी हुई है ये मेन स्केल है, और ऊपर वाला ये मूवेबल पार्ट जो है ये इसका वर्नियर पार्ट कहलाता है, और इस पर भी ये स्केल बनी होती है जो कि वर्नियर स्केल कहलाती है। ये मूवेबल पार्ट मेन स्केल पर दाएं बाएं हरकत करता है। इस छोटे से पहिए को अंगूठे की मदद से घुमाया जाता है, तो ये वर्नियर स्केल इस मेन स्केल पर हरकत करती है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल पर 2 स्केल बनी हुई हैं, एक नीचे और एक ऊपर की तरफ। अब नीचे जो मेन स्केल होती है ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर में होती है, जबकि ऊपर वाली जो स्केल है ये इंचेस में होती है। अब चूंकि हमें पैमाइश मिलीमीटर या सेंटीमीटर में लेना होती है, तो हम नीचे वाली स्केल को इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उस छोटे से पहिए को अंगूठे से घुमाकर वर्नियर स्केल को आगे की तरफ मूव करें, यहाँ तक कि इसके जो ये जबड़े हैं यानी वर्नियर स्केल का मूवेबल जॉ और मेन स्केल का जो फिक्स जॉ है ये आपस में मिल जाएं। अब हमने वर्नियर स्केल की पहली लाइन जो कि जीरो लाइन कहलाती है, इसको देखना है कि वो मेन स्केल की पहली यानी जीरो लाइन के सामने है या दाएं बाएं है। अगर सामने हो, बिल्कुल सामने हो, तो वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर नहीं होगा, लेकिन अगर दाएं या बाएं हो तो जीरो एरर होगा। ये बारीक लाइनें होती हैं स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखना होता है। हम यहाँ देखते हैं कि ये वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है मेन स्केल की जीरो लाइन के दाएं जानिब है, यानी वर्नियर की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन तक पहुंच नहीं सकी, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। इस वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर है। और अगर आगे हम वर्नियर स्केल का दर्जा नोट करें, डिवीजन नोट करें, तो पहली डिवीजन तकरीबन मेन स्केल की किसी डिवीजन से मिलती है।
पॉजिटिव जीरो एरर है। इसी तरह से अगर ये लाइन जीरो लाइन वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन को क्रॉस करके लेफ्ट साइड पर आ जाए यानी आगे चली जाए तो इसका जीरो एरर नेगेटिव होता है। तो बच्चों इस तरह से वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर नोट कर लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक में जो जीरो एरर से जो डायग्राम बनी हुई हैं इनको भी देख लेते हैं। ये पहली डायग्राम है, आप यहाँ देखते हैं कि ये नीचे वर्नियर स्केल है और इसकी जो पहली लाइन यानी जीरो लाइन है वो मेन स्केल की जीरो लाइन के बिल्कुल सामने है। इस वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर नहीं है। और ये दूसरी डायग्राम आप देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर के जॉज को जबड़ों को मिलाया गया है और आप देखते हैं कि वर्नियर स्केल की जो ये जीरो लाइन है मेन स्केल की जीरो लाइन तक पहुंच ही नहीं सकी है, यानी राइट साइड पर है। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। अब ये एरर कितना है इसको भी काउंट कर लेते हैं। देखें, पहली लाइन तो नहीं मिल रही, यानी जीरो लाइन वर्नियर स्केल की मेन स्केल की जीरो लाइन से नहीं मिल रही। अब हमने ये देखना है कि कौन सी लाइन या कौन सी डिवीजन वर्नियर स्केल की मेन स्केल के किसी डिवीजन के सामने है। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये है 7 ये वाली। तो ये सातवीं डिवीजन जो है मेन स्केल की किसी डिवीजन के एंड सामने है। इस 7 को वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में, जैसा कि हमने अभी एक मारुति में भी पढ़ा है कि 0.01 cm सेंटीमीटर में 0.01 cm को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉजिटिव एरर बन जाएगा प्लस 0.07 सेंटीमीटर, इसका ये एरर पॉजिटिव होगा। अब नीचे ये जो लाइन लिखी हुई है आप इसी को इसके जो है पॉजिटिव एरर के जवाब में लिख सकते हैं। जीरो एरर इज पॉजिटिव एज जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। आपकी बुक पर जो ये तीसरी डायग्राम है यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है वो मेन स्केल की जीरो लाइन को क्रॉस करके आगे यानी लेफ्ट साइड पर क्रॉस करके आगे चली गई है। तो ये नेगेटिव जीरो एरर है। इस एरर को नोट करने के लिए आप वर्नियर स्केल की वो डिवीजन तलाश करेंगे जो कि मेन स्केल की किसी डिवीजन से कोइंसाइड हो, मिल रही हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 9वीं डिवीजन ये मेन स्केल की एक डिवीजन के बिल्कुल सामने है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, एक्चुअली जब आप वर्नियर कैलिपर पर ये लाइनें देखते हो तो चूंकि ये बारीक बारीक लाइनें होती हैं तो बड़ी एहतियात से देखना होती हैं। तो ये नेगेटिव जीरो एरर है। तो इस तरह से बच्चों वर्नियर कैलिपर के पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर मालूम कर लिए जाते हैं। स्क्रू गेज का जो पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है वो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ वर्नियर कैलिपर का भी आपके सामने आ गया है। बुक में बनी हुई डायग्राम अभी हमने देखी, उनके नीचे डायग्राम के नीचे ये पॉजिटिव और जीरो एरर की वो डेफिनेशन आप उसे भी याद कर सकते हैं और इसको भी आप लिख सकते हैं। जीरो एरर विल बी पॉजिटिव if zero line of the vernier scale is on the right side of the zero line of main scale on closing the jaws of vernier calipers। और इसी तरह नेगेटिव जीरो एरर की वो राइट साइड पे जो है वर्नियर की जो जीरो लाइन है मेन स्केल की जीरो लाइन की राइट साइड पर होती है, लेकिन नेगेटिव जीरो एरर में वो लेफ्ट साइड पर होगी। उर्दू में भी इस तारीफ को आप इस तरह लिख लेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को मिलाने पर अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के दाएं जानिब हो तो जीरो एरर पॉजिटिव होगा। और इसी तरह वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को मिलाने पर अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के बाएं जानिब हो, दाएं और बाएं, दाएं हो तो पॉजिटिव एरर, बाएं हो तो नेगेटिव एरर। नेक्स्ट चार्ट क्वेश्चन है बच्चों छठा, सवाल नंबर 6। हाउ कैन वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड, यानी बेकायदा शक्ल का एक ठोस जिस्म है, हम उसका वॉल्यूम कैसे नोट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इसके 4-5 स्टेप हैं जो आप इस जवाब में लिखेंगे। इस पर मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है, फिर आप वो भी देख लेना कि ये इस तरह से जो है किसी ठोस जिस्म का जो बेकायदा शक्ल का हो उसका वॉल्यूम मालूम किया जाता है। सम वाटर इज टेकन इन ग्रेजुएटेड सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ स्टोन, यानी ग्रेजुएटेड सिलेंडर एक ऐसा मेजरिंग सिलेंडर जिस पर दर्जे लगे हों।
नोट द वॉल्यूम VI इन द सिलेंडर, यानी उस वाटर का इनिशियल वॉल्यूम याद रहे बच्चों, मेजरिंग सिलेंडर से वॉल्यूम नोट किया जाता है। लिक्विड का, पाउडर की शक्ल में हमें कोई चीज दी गई हो उसे भी उसमें डाल के उसका वॉल्यूम नोट कर लिया जाता है। और किसी इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का, ठोस जिस्म का, जिसकी कोई मखसूस शक्ल ना हो। पानी का इब्तदाई वॉल्यूम नोट कर लिया। इसके बाद वो जो सॉलिड है जिसका हम वॉल्यूम नोट कर रहे हैं उसे धागे से बांधकर उसे मेजरिंग सिलेंडर में डाल देंगे कि वो मुकम्मल तौर पर डूब जाए। टाई द सॉलिड विथ थ्रेड एंड इमर्स्ड फुली इन वाटर, उसे मुकम्मल तौर पर पानी में डुबो दें। अब जैसे ही वो सॉलिड पानी के अंदर जाएगा, पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। क्या करना होगा? नाउ नोट अगेन वॉल्यूम VF ऑफ वाटर। अब VF और VI का जो डिफरेंस होगा विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बेकायदा शक्ल के जिस्म यानी पत्थर वगैरह का वॉल्यूम मालूम करने के लिए एक दर्जेदार सिलेंडर लिया जाता है। सिलेंडर में पानी डालकर उसका इब्तदाई वॉल्यूम जो कि VI होगा नोट किया जाता है। इसके बाद बेढंगे ठोस जिस्म उस पत्थर को धागे से बांधकर सिलेंडर में डाला जाता है, यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाए। पानी सिलेंडर में ऊपर आ जाएगा, उसका लेवल ऊपर आ जाएगा और इस तरह उसका आखिरी वॉल्यूम नोट कर लिया जाता है जो कि VF होगा। अब इब्तदाई वॉल्यूम और आखिरी वॉल्यूम का फर्क बेढंगे ठोस जिस्म का वॉल्यूम होगा। छोटी सी वीडियो है बच्चों, आप वो देख लें और यही स्टेप वहां हम दोहराएंगे प्रैक्टिकली। अब इसको हम देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी बेकायदा ठोस शक्ल के जिस्म का वॉल्यूम मालूम करने के लिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर लिया जाता है। ये जो 500 मिलीलीटर का एक सिलेंडर है आप देख रहे हैं, और उसमें कुछ पानी डाल दिया जाता है। उस पानी का इनिशियल वॉल्यूम नोट किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं कि 200 ml इसका VI यानी इनिशियल वॉल्यूम है। और ये दर्जा पानी का जहाँ आप नोट कर रहे हैं बहुत एहतियात से पैरेलल जो है आपने नोट करना होता है। अब इसके बाद धागे की मदद से उस बेकायदा ठोस शक्ल के जिस्म को सिलेंडर में डाल दिया जाता है। पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा और वो दर्जा नोट किया जाएगा जहां पर के पानी आ गया है। हम देखते हैं कि ये 260 क्यूबिक सेंटीमीटर या 260 मिलीलीटर है। ये फाइनल वॉल्यूम है पानी का। अब फाइनल वॉल्यूम में से इब्तदाई वॉल्यूम को माइनस कर लिया जाता है और इस तरह से बेकायदा ठोस शक्ल के जिस्म का वॉल्यूम हमें हासिल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आखिरी यानी 7वां शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 100.8 सेकंड एंड एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। 100.8 सेकंड में ही अहम इनसे कितने हैं और इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। पिछली वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल पढ़े थे और वहां हमने एक रूल ये भी पढ़ा था कि दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान अगर 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब नॉन जीरो डिजिट तो होते ही सिग्निफिकेंट है, यानी 1 और 8 ये तो है ही सिग्निफिकेंट, लेकिन इनके दरमियान जो 0 आ गए ये भी सिग्निफिकेंट है। तो ये एक रूल है कि 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इस तरह से यहाँ इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और इसकी साइंटिफिक नोटेशन जब आप लिखेंगे पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी 1 के बाद लाएंगे, तो चूंकि ये दो डिजिट राइट से लेफ्ट मूव करेगा पॉइंट, तो ये मल्टीप्लाई 100 या मल्टीप्लाई 10⁻² हो जाएगा। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन 1.008 मल्टीप्लाई 10⁻² सेकंड बन जाएगी। ये अब लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज मेंट बाय स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का क्या मतलब है, यानी स्टॉप वॉच को डिफाइन करना है, जो कि हम पहली वीडियो में भी कर चुके हैं। डिस्क्राइब अबाउट द डिजिटल स्टॉप वॉच, तो डिजिटल स्टॉप वॉच के बारे में हमें तफसील देनी है। इस पर एक छोटी सी वीडियो है, पहले वो वीडियो देख लें, फिर हम इसके ये स्टेप लिख लेंगे जो इसके जवाब में आएंगे। वीडियो देखने से पहले स्टॉप वॉच को डिफाइन कर लेते हैं। अ स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। मैंने जैसे पहले बताया कि जो पहली वीडियो इस चैप्टर पर बनी थी उसमें भी ये इसकी डिफाइन थी और वहाँ डिजिटल और मैकेनिकल स्टॉप वॉच में हमें फ़र्क लिखने थे, हमसे फ़र्क पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये स्टॉप वॉच है और इस पर ये 3 बटन आप देख सकते हैं। ये पहला बटन लैप रीसेट इस पर लिखा हुआ है, दूसरे बटन पर जो है मॉड और तीसरा बटन स्टार्ट या स्टॉप का है। मॉड बटन से स्टॉप वॉच को सेलेक्ट किया जाता है और स्टार्ट या स्टॉप बटन से स्टॉप वॉच को चला दिया जाता है। इसी बटन से स्टॉप वॉच को रोका जाएगा, इसी स्टार्ट स्टॉप बटन से।
हम देखते हैं कि 10.56 सेकंड इसका वक्फा है और रीसेट बटन से स्टॉप वॉच की पोजीशन या सेटिंग्स दोबारा 00 पर कर ली जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इस स्टॉप वॉच को इस्तेमाल किया जाता है। एक दफा फिर दोहरा देता हूं मैं कि मोड बटन से स्टॉप वॉच को सेलेक्ट किया जाएगा। स्टार्ट स्टॉप बटन से, जो कि राइट साइड पर है, इससे स्टॉप वॉच को चलाया जाएगा। इसी बटन से स्टॉप वॉच को रोका जाएगा। और अगर दोबारा स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करना हो, 00 सेटिंग पर लाना हो, तो लेफ्ट साइड पर जो ये बटन रीसेट है, इसे दबाकर स्टॉप वॉच की सेटिंग को 00 पर किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, डिजिटल स्टॉप वॉच को आपने देखा, जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा है। अब वही स्टेप हम यहाँ इसके जवाब में लिख देंगे। डिजिटल स्टॉप वॉच इज यूज इन लेबोरेटरीज टू मेजर अ टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 0.01 सेकेंड, यानी इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकेंड होता है। सेकेंड के 100वें हिस्से की पैमाइश डिजिटल स्टॉप वॉच से की जा सकती है। स्टॉप वॉच इज सिलेक्टेड फ्रॉम इट्स मोड बटन। हमने अभी देखा वीडियो में कि दरमियान वाले मोड बटन से स्टॉप वॉच को सिलेक्ट किया जाता है। द वॉच स्टार्ट एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। स्टॉप वॉच चल जाती है जो राइट साइड पर उसका स्टार्ट स्टॉप बटन था, अगर उसको प्रेस किया जाए। As soon as start stop button pressed again, it stop and shows the time interval। और जब दोबारा दबाएंगे वो रुक जाएगी और जो वक्फा हमने नोट किया है वो वहाँ स्टॉप वॉच पर वो शो होता है। और अगर इसको दोबारा इस्तेमाल करना हो, द रीसेट बटन ऑफ वॉच ब्रिंग्स इट टू 0 सेटिंग, और ये लेफ्ट साइड पर जो पहला बटन है उसे दबा के दोबारा स्टॉप वॉच की सेटिंग को 0 पर किया जा सकता है। वक्त के किसी खास वक्फा की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला स्टॉप वॉच कहलाता है। और फिर यही जो अभी हमने इंग्लिश में लिखा है, इसी को आप उर्दू में लिखते हैं तो ये 4-5 स्टेप बन जाते हैं। ये डिजिटल स्टॉप वॉच की यहाँ तफसील भी आ जाती है और स्टॉप वॉच की डेफिनेशन भी आ जाती है। आखिरी सवाल है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकते हैं। 6400 किलोमीटर ये जमीन का रेडियस है। पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी 6 और 4 के दरमियान लाएंगे। अब पॉइंट लास्ट में है तो ये 10⁻³ ये बन जाएगा 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। इसी तरह यहाँ पर जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, यानी 3 और 8 के बाद पॉइंट आएगा। अब पॉइंट लास्ट में है तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 10⁻5 यानी 10 की ताकत 5 आ जाएगी। और इसी तरह ये स्पीड ऑफ लाइट है। अब हमने देखना है कि पॉइंट कितने डिजिट लेफ्ट साइड पर आ रहा है। 3, 3, 6 और 2, 8, तो ये 3 × 10⁸ इसका जो है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो मुकम्मल हुई। उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीद आप इससे हुए होंगे। जाते जाते आपको एक और बात मैं ये बताता चलूँ कि इस वीडियो में जो आपने नोट्स देखे हैं, अगर आपको इनकी ज़रूरत हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर और गूगल ड्राइव का वहाँ लिंक है, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगली वीडियो तक बच्चों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।